नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में आपके लिए लगातार अलग अलग विषय पर हम जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारा जो आज का विषय रहेगा उसके बारे में भी आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से हम बात करेंगे कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। जी हाँ, हाल ही में जो कृषि कानून आया है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी हम देंगे। और इस विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ अनुभव साझा करना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो बेहद ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर AK सिंह जी। आप उपमहानिदेशक विस्तार हैं ICAR पूसा नई दिल्ली में। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सिंह। और साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर बीरपाल सिंह जी। आप कृषि अर्थशास्त्री हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा हमने आपको बताया कि जिस तरीके से लगातार कृषि कानून जो हैं वो अब हमारे पास हैं, यानी किसानों को और बेहतर ढंग से उनका जो अधिकार है वो समझना होगा। लेकिन खासतौर से डॉक्टर AK सिंह, जब हम बात करते हैं हमारी जो कीमत आश्वासन की और उसके साथ साथ कृषि सेवाओं पर करार अधिनियम 2020 थी, क्या आवश्यकता हमें इसकी लगी? क्योंकि लगातार मांग होती रही किसानों की तरफ से कि किस तरह का कानून जो है अधिकार हमारे पास हो, और सरकार ने इसको सुना और उसके बाद हम कह सकते हैं कि उसका क्रियान्वयन भी किया। देखिए, सरकार ने अभी जो 3 बिल जी लाए हुए हैं वो तीनों ही बहुत दिनों से आप कह सकते हैं कि मांग में थे, और किसानों के सामने ज़्यादा अवसर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है, पहले जो APMC का एक प्राविधान था उसी से ही बाज़ार पूरी तरह से संचालित था, और वो भी बहुत सारी उसमें खामियां थी, जिसके वजह से बार बार किसानों की तरफ से भी मांग उठती थी कि कुछ ऐसे प्राविधान हो जिससे बाज़ार में सरलीकरण हो, ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि मूल्य का आश्वासन पहले से सुनिश्चित हो। जी क्योंकि उगाने के बाद ऐसा रहता है कि कोई मूल्य स्थिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कोई निश्चित नहीं होता। और विशेषकर जो MSP से मूल्य मिल जाता है, जो कुछ ही किसानों को मिल पाता है और कुछ ही आप कह सकते हैं उत्पादों पर मिलता है, ज़्यादातर किसान उसको नहीं ले पाते हैं। ऐसे में जो एक दूसरी व्यवस्था की ज़रूरत थी पूरे देश में मूल्य आश्वासन की जी, और इसलिए भी कि जो महंगी फसलें हैं या नकदी फसलें हैं जिसमें लागत ज़्यादा लगती है, उसको भी किसान जब उगाते हैं जी तो उनको इस तरह के आश्वासन की जरूरत पड़ती थी, जो व्यवस्था नहीं थी। इसलिए मांग को देखते हुए सरकार ने, और जो बार बार कहा जाता है कि एक कृषि को औद्योगिक स्वरूप देना है जी, किसानों को ज़्यादा आश्वस्त और ज़्यादा मूल्य प्राप्त कराना है, उनकी आमदनी दोगुनी करनी है, और बाज़ार को भी एक सुविधा प्रदान करना है जिससे कि बाज़ार जो मांग और वो आप कह सकते हैं डिमांड और सप्लाई के जो जी आवश्यकता है उसको देखते हुए बाजार कार्य करे। तो इन सभी पहलुओं को देखते हुए ये मांग चारों तरफ से थी, और उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने ये बिल लाया है। और ये इसलिए भी हम देखते हैं, उदाहरण भी हमारे सामने हैं। जैसे हमने देखा कि जो अनाज की फसलें आप छोड़ दें जी, तो जितना भी हॉर्टिकल्चर का सेक्टर है या पशुपालन का है, मछली पालन का है, उसमें इस तरह से कोई बाजार का सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है जी, लेकिन खुला बाजार है जिसमें कोई भी सामान अपना कहीं भी बेच सकता है, जी। और वो कोई जरूरी नहीं है कि MSP से प्राविधानित है उसको। यानी एकीकृत बाजार की जो हम लगातार बात करते हैं वो इस कृषि कानून के जरिए और बेहतर बन सकती है। साथ ही यहाँ डॉक्टर बीरपाल आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि कीमत आश्वासन हमने जाना डॉक्टर AK सिंह जैसे हमें बता रहे थे क्यों आवश्यकता थी, लेकिन जब हम कृषि सेवा पर करार की बात करते हैं इसको लेकर विरोधाभास भी कहीं ना कहीं किसानों के बीच रहा। पूरी जानकारी जो है वो किसानों को नहीं मिल पाई शुरुआत में, लेकिन अब एक किसान के लिए कितना ज़रूरी कि अगर वो करार के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो कितना लाभ उनको मिल सकता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है नज़दीक में ही, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर किसान जरूरी है जी। अभी इस किसानों के लिए जो फैसिलिटी डेवलप की जा रही हैं, कराई जाएंगे अभी भी, उस पर 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। और मैं दूसरे आपको बताना चाहूँगा कि किसानों को सीधे व्यापारियों, प्रोसेसिंग यूनिटों और कोल्ड स्टोरेज से जोड़ने के लिए जोड़ा जाएगा ताकि बिचौलिए बीच से निकल सकें। और कृषि करार के आधार पर पूर्व में ही किसानों का मूल्य निर्धारण किया जा सके
ताकि किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचा जा सके। जी। हमारा मेन मकसद यही है सरकार का भी कि भाई उन किसानों को उनकी उपज का उचित दाम अवश्य मिले। जी। तो ये सब करार इसमें है, और यदि हम ऐसे करार करेंगे तो इसमें अधिक इन्वेस्टमेंट होगा जी, और व्यापारी अधिक आएंगे, किसानों का जो उत्पाद है वो उचित रेट पे बिकेगा, उनकी सुरक्षा होगी, उनको बाजार के उतार चढ़ाव से जो नुकसान होने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि पूर्व में ही जब फसल लगाने से पहले ही किसान के साथ में करार हो जाएगा हमारी किसी भी प्रोड्यूस का, तो इसका मतलब किसान का जो क्या कहना चाहिए वो एक जोखिम जो रहता है उतार चढ़ाव का वो नहीं रहेगा। चलिए बिल्कुल, देखिए ये बड़े फायदे, ना सिर्फ जो बेहतर भाव है वो किसान को मिल सकेगा, बल्कि इसके साथ साथ उतार चढ़ाव का जो जोखिम है वो नहीं रहेगा, किसान को और ज्यादा फायदा आने वाले समय में मिल सकेगा। आगे भी इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कृषि और किसानों का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में रही है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 6 वर्षों में कई कदम उठाए हैं। कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 भी इन्हीं महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। कृषि में सुधार के लिए सरकार ने कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए हैं और सरकार का ये उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक बाजार जैसी स्थिति बने। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 का मकसद कृषि बाजार को उदार बनाना है। अब किसान उपज में खाद्य उत्पादन बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यापार कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकते हैं। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधनों या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू होने से अब फसल की पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देगा। कृषि में हुए इन सुधारों से किसानों को काफी फायदा होगा। तो जाना आपने किस तरीके से जो किसान हैं उनको आने वाले समय में और ज़्यादा लाभ मिल सकता है। लेकिन खासतौर से डॉक्टर ए.के. सिंह, अगर देखा जाए, जब हम कीमत आश्वासन की बात करते हैं तो कई किसानों के जहन में ये भी आया कि अगर हमने करार कर लिया, ऐसा ना हो कि जो हमारा उत्पाद है उसका भाव ज़्यादा बढ़ने लगे और हमें ज़्यादा जो बढ़ा हुआ भाव है वो ना मिले। लेकिन इसके लिए भी हम मान सकते हैं, जो हमारा कृषि कानून है इसमें प्रावधान रखा गया है, अगर करार के बाद भी भाव बढ़ते हैं तो पहले से ही करार में सुनिश्चित किया जाएगा जो बढ़ा हुआ भाव है वो किसान को मिले। नहीं, ये जरूर बात आपने जो रखी है वो सच है। ऐसे प्रावधान रखे गए हैं कि यदि मूल्य बढ़ते हैं जी, तो उस बढ़े हुए मूल्य का लाभ किसान को मिलना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी प्रावधान किया गया है कि यदि मूल्य गिरते हैं जी, तो भी उस दशा में भी किसान को जो पूर्व निर्धारित मूल्य होगा उसी के अनुसार भुगतान उस कंपनी को या उस व्यापारी को करना पड़ेगा जी। तो किसान के जो आप कह सकते हैं जो भी उनकी अपनी जरूरतें हैं या जो आवश्यकताएं पड़ सकती हैं, उनका अपनी जो रुचि है जिसमें, उन विषयों को ध्यान में रख करके सरकार ने प्रयास किया है कि किसान को किसी तरह से भी नुकसान ना हो। जी बिल्कुल। दोनों ही परिस्थितियों में यदि मूल्य बढ़ता है तो जरूर मिलेगा किसान को बढ़ा हुआ मूल्य, और यदि मूल्य गिरता है तो भी जो पहले से निर्धारित मूल्य है वो किसान को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए ये भी इसका एक बड़ा फायदा है। और साथ ही अगर बात की जाए डॉक्टर वीरपाल यहाँ पर, क्योंकि जब हम करार की बात करते हैं तो किसानों को लगा कहीं ऐसा ना हो करार में वो फंसने लगे, कई तरह की जो पाबंदियाँ हैं वो उन पर थोप दी जाएं। लेकिन पूरी तरीके से जो किसान है वो स्वतंत्र होंगे, एक आज़ादी किसान के लिए हम मान सकते हैं कृषि कानून। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा है। देखो, किसान भाइयों को बताना चाहूँगा
कि इसमें हर तरह से किसान की सुरक्षा की गई है। जैसे हम पूर्व में ही कृषि करार हमने कर लिया किसी व्यापारी से, किसी एजेंसी से, हमारी फसल का मूल्य निर्धारित हो गया और जैसे हम उनको फसल उत्पाद होगा उनको देंगे तो वो उसी रेट पर, चाहे मूल्य डाउन हो या अधिक हो, अधिक ज़्यादा होगा तो उसको आपको कुछ परसेंटेज फिक्स किया गया है कि भाई जैसे 50% से ज़्यादा बढ़ने पर 10% उनको मिलेगा, मतलब बढ़ने पर भी उनको लाभ मिलेगा जरूर। किसान को हर तरह से इसमें सुरक्षा दी गई है। और जैसे मैं आप बताऊं कि करार करने से पहले ही जो भी व्यापारी है किसान को खाद, बीज और लेबर के वो पेमेंट एडवांस में देगा, ताकि किसान अपने खेत में जो भी फसल उनकी करार हुई है मतलब उगाने के लिए, उसमें सब इन्वेस्टमेंट व्यापारी का ही होगा और किसान को अपने पास से कोई इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। किसान मतलब सुरक्षित रखेगा हर तरह से इसमें, और जो भी उनकी उपज होगी वो तो उनका पहले से करार कर ही लिया गया है, उनकी मूल्य निर्धारण है। और इसमें जो भी नई नई औद्योगिकी नीति हैं, जैसे टेक्नोलॉजी हैं, किसान को वो बढ़ोतरी होगी इसमें, क्योंकि जैसे व्यापारी तो चाहेगा कि अच्छी पैदावार हो, तरीके से हो, तो वो औद्योगिकी तकनीक भी उनको किसान को मिलेगी और उनकी पैदावार भी बढ़ेगी, मूल्य भी उनको मिलेगा। तो किसान का हर तरह से इसमें सुरक्षित रखा गया है इन बिलों में। जी बिल्कुल, देखिए फायदा जो है वो अन्नदाता को मिल सकेगा। और ये सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें समझना होगा, साथ ही दूसरे जो किसानों ने बताना भी होगा कि जो करार है सिर्फ फसलों का किया जा रहा है, आपकी जमीन का नहीं होगा, उस पर किसी भी तरह का जो मालिकाना हक है वो आपका नहीं जाएगा। डॉक्टर ए.के. सिंह, इसमें कुछ और जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए, कई बार कई जगहों से या कुछ समूहों ने उठाया प्रश्न की जमीन का भी करार होगा, तो ये बड़ी तरह स्पष्ट तरीके से सरकार ने कहा है और जो एक्ट बना उसमें भी ये प्राविधानित है कि जमीन का करार नहीं होगा, जो उसमें फसल लगाई जाएगी उसी का करार होगा और जमीन का पूरा तरह से मालिकाना हक किसान का होगा, उस पर कंपनी को कुछ लेना देना नहीं होगा। और यदि कोई प्रोसेसिंग की यूनिट या इकाई लगती है किसान के खेत पर भी, तो भी वो किसान का ही खेत रहेगा और जब कंपनी जाएगी तो वो सब जितनी इकाइयां हैं उसके ऊपर भी किसान का अपना अधिकार होगा। तो ऐसा नहीं कि किसी ने कोई स्ट्रक्चर वहां बना लिया, कोई संरचना बना लिया तो उसके ऊपर कंपनी का अधिकार होगा, बल्कि कंपनी का अधिकार न होकर के उस पर भी अधिकार किसान का ही होगा। बिल्कुल। और पूरी तरह से जो फसल लगाई जाएगी, चाहे टमाटर की फसल लगती हो, चाहे गेहूं की लगती हो या कोई सब्जियों की लगती हो, तो करार केवल उसी उपज का होगा कि इतनी उपज पैदा होगी उसको हम खरीदेंगे। और खरीदने के लिए भी व्यापारी को एक तरह से जरूर ही खरीदना पड़ेगा, ऐसा नहीं नकार सकता अंत में कि भाई आपने पैदा किया मैं नहीं लूंगा। बिल्कुल। तो वो बाध्य है व्यापारी खरीदने के लिए। तो कुल मिलाकर के इसमें लाभ किसान को ही होने वाला है। बिल्कुल। और दूसरा लाभ जो व्यापारी वर्ग भी है उसके पहलू को भी यदि आप देखें कि पहले से करार है और उस करार के अनुसार वो दूर बाजार भी देख सकता है। यदि उत्तर प्रदेश में कोई उत्पादन होना है या दिल्ली में कोई उत्पादन होना है, हरियाणा में होना है, तो वो मांग जो आपके तमिलनाडु की है या महाराष्ट्र की है, वहां पर लोग क्या चाहते हैं खाना, यानी जो एक देश एक बाजार की परिकल्पना है हमारी, तो उसके अनुसार जो वहाँ की मांग है उसके अनुसार यहाँ करार किसान से करके और वहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं, जो खाने वाले लोग हैं, जो व्यापार में जरूरत है, जहाँ ज्यादा मूल्य मिलने वाला है, उसका उत्पादन यहाँ कराया जा सकता है। बिल्कुल। तो पूरे देश में आप कहेंगे कि कहीं की मांग और कहीं पे उत्पादन, ये संभव हो पाएगा और उसका लाभ किसानों को मिलेगा। और जो सूत्र आपने शुरुआत में हमें बताया कि मांग और आपूर्ति का जो सूत्र है, उस पर हमेशा देखिए अब जो किसान है, क्योंकि सिर्फ किसान नहीं बल्कि एक व्यवसायी के तौर पर कोशिश की जा रही है, जो किसान है वो और ज्यादा लाभ कमा सकें, अपनी आमदनी को बढ़ा सकें और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। आगे भी आपको हम जानकारी देते रहेंगे इस कृषि कानून के बारे में, लेकिन यहाँ फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा,
मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कीमत आश्वासन और कृषि सेवाओं पर करार अधिनियम 2020 के बारे में। यानी अगर आसान या सरल भाषा में कहा जाए तो जो खेती में अगर हम करार की सुविधा हमारे किसानों को मिलेगी तो क्या लाभ उनको मिल सकेगा, साथ ही मूल्य आश्वासन भी यानी सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि इस मूल्य पर जो आपकी उपज है वो खरीदी जाएगी। फिलहाल हमारे साथ जो दर्शक हैं वो जुड़ना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ अंबिका प्रसाद जी जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत स्वागत आपका अंबिका प्रसाद जी, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो 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 सर जी। जी, आप सवाल पूछ सकते हैं आप। हेलो सर जी, सरकार एमएसपी बढ़ा देती है जी। हेलो सर जी। हाँ हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको। सरकार तो एमएसपी बढ़ा देती है ना। चाहे सरकार 10,000 रुपया कुंटल कर दे धान का जी, है ना, लेकिन व्यापारी से यहाँ हमारे यहाँ से 1200 रुपया में खरीद रही है ना। इससे क्या होगा? यानी ये समस्या भी बनी हुई है, जो व्यापारी है वो मनमाने दाम पर आपसे खरीद करते हैं। सर जी, फिर हम धान बेचे कहाँ? यहाँ तो सरकार भी नहीं खरीद रही है अभी। चलिए, बिल्कुल ये एक प्रमुख समस्या जो किसानों की लगातार बनी हुई थी और इसी के लिए तमाम जो समस्याएं रही हैं, डॉक्टर किसिंग, क्या माना जाए कि उन्हीं का एक समाधान के तौर पर इस कृषि कानून को देखा जा सकता है? देखिए, ये कृषि कानून, ये जो समस्याएं इसी को देख करके बनाए गए हैं। और पहले भी मैंने कहा कि यदि किसी भी उत्पाद का उत्पादन ज़्यादा होगा, धान की जरूरत उतनी नहीं है और धान का उत्पादन ज़्यादा होगा, जैसे हम सभी जानते हैं कि अपने देश में जितना भंडारण चाहिए बफर स्टॉक में, उसके 3 गुना अधिक हमारे पास स्टोरेज में है जी। तो जब ज़्यादा उत्पादन होगा तो उसकी मांग बाजार में गिरती है और व्यापारी जाकर के मूल्य नहीं देते हैं। इसीलिए सरकार ने ये व्यवस्थाएं लाई है कि जैसे अभी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस बात की व्यवस्था देता है और इस बात की एक तरह से सुविधा देता है कि जो मांग है उसी के अनुसार उत्पादन होगा जी, और तब समस्या शायद नहीं हो। अब हम देखते हैं कि तिलहन में हमारे पास जितना उत्पादन चाहिए उतना उत्पादन हमारे देश में नहीं है। बिल्कुल। और हजारों करोड़ रुपए का तेल हम हर साल आयातित करते हैं खाने के लिए लोगों का जी। तो ये जब विषय मालूम है हमारे पास, और जब कोई व्यापारी हमारे पास आए, कोई कंपनी आए और किसानों से, एक गांव के, 2 गांव के या एक जिले के किसानों से करार करती है, और जब किसान उसका उत्पादन करेंगे तो उसका भाव नहीं गिरेगा जी, और किसान को मूल्य मिलेगा। तो इसी के दृष्टिगत ये कानून आए हैं और मुझे लगता है कि जब ये कानून पूरी तरह से लागू होंगे तो उत्पादन को एक तरह से नियंत्रित उत्पादन करने की तरफ हम बढ़ेंगे पूरे देश में। बिल्कुल, एक निश्चित अनुपात में यानी हम मान सकते हैं। लेकिन खासतौर से डॉक्टर बीरपाल, अगर देखा जाए तो किसानों तो को हम मान सकते हैं ना सिर्फ डराया गया बल्कि उन्हें बरगला दिया गया कि जो कॉर्पोरेट क्षेत्र है हमारा वो शोषण कर सकता है किसानों का, जिस वजह से एक अलग ही डर जो है वो किसान के जहन में पैदा हो चुका था। देखिए, किसान भाइयों को थोड़ा इस बारे में समझना चाहिए कि कुछ हमारी जो मंडिया में जो कमीशन एजेंट हैं वो थोड़ा सा इस बारे में, क्योंकि जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर में ही आपको मालूम है कि हम इसमें से बिचौलियों को दूर करना चाहते हैं जी। डायरेक्ट किसानों को डायरेक्ट निर्यातकों या प्रसंस्करण इकाइयों से उनके कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, जिससे कि वो आएँ और करार करें और अपने आधार पर जिस फसल की डिमांड है, जिस उत्पाद की डिमांड है,
किसान से में वही उत्पाद प्रोड्यूस कराएंगे और उसको भी बेचेंगे, तो इसलिए किसान को वो अपना दाम मिलेगा ही मिलेगा। और जो मार्केट में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है डिमांड और सप्लाई का, बिल्कुल ठीक है, बात सही है, डिमांड और सप्लाई से सभी मार्केट चलता है। तो हम उसी क्रॉप को व्यापारी उसी क्रॉप को किसान से उगाने के लिए कहेगा जिसकी डिमांड मार्केट में अधिक है या जिसकी डिमांड होगी अधिक, उसको उनको पता है। तो इसलिए किसान की सुरक्षा उस आधार से भी है और किसान फिर उसी, क्योंकि किसान को तो व्यापारी के आधार पे ही फसल उगानी है, जिस फसल की मार्केट में डिमांड है, तो उस आधार से हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत ही मतलब किसान के फेवर में है। और जैसे कि हम पहले भी कह चुके कि करार हमारी फसल का हो रहा है न कि जमीन का। किसानों को कोई भी इस विषय में घबराने की आवश्यकता नहीं है, न सोचने की आवश्यकता है। और ये जो जितने भी हमारे बिचौलिया हैं इनको थोड़ा सा इससे हमें दूर करने के लिए ही हमने ये सरकार ने ये फैसिलिटी डेवलप की है, ताकि किसान इनके चंगुल से बाहर निकलें और किसान को अपनी उपज का उचिततम दाम मिले। यानी जो व्यवस्थाएं देखिए वो बेहतर की जा रही हैं, खत्म नहीं हो रही हैं। हाँ जी, व्यवस्था जो है उनको और बेहतर बनाया जा रहा है, ये आपको समझना होगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत पुत्रीलाल जी आपका, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, गवर्नमेंट हमारे मक्की का जो मूल्य तय किया वो रेट में खरीदेगी या नहीं खरीदेगी? हमारे मार्केट में 1000 रुपए का भाव चल रहा है, उससे हमारा खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो सरकारी खरीद की बात है अलग अलग क्षेत्रों में शुरू भी हुई है और खासतौर से डॉक्टर AK सिंह अगर देखा जाए ना सिर्फ सरकारी खरीद बल्कि कृषि कानून आने के बाद हम मान सकते हैं ये स्वतंत्रता दी गई है किसान को भी कि वो अपनी उपज को कहीं भी किसी को भी अब बेच सकते हैं। तो जो जैसा कि बद्री जी बता रहे हैं कि जो उनके यहाँ व्यवसायी हैं बेहद ही कम मूल्य पर उनकी जो उपज है वो खरीदते हैं, तो ऐसे व्यवसायियों के लिए भी कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा जो है बाजार में बढ़ेगी। नहीं, निश्चित रूप से जैसे हमारे किसान भाई अपनी समस्या बता रहे हैं जी, तो वो दूसरे जो बाजार हैं वहाँ पर स्थानीय बाजार में हो सकता है मूल्य कम हो, लेकिन जो दूर के बाजार हैं उसमें मूल्य हो सकता है ज़्यादा मिल रहे हों जी। और ऐसे में जबकि पूरे देश को एक बाजार के रूप में सरकार ने एक तरह से घोषणा की है और एक्ट लाया है सरकार ने, तो ऐसे में व्यापारी कहीं से आकर के भी खरीदारी कर सकते हैं। तो व्यवस्थाएं की गई हैं, थोड़ा सा समय उसमें लगेगा जी, लेकिन सबसे बड़ी इसमें किसान को ये जानने की ज़रूरत है और ख़ास करके जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम कह रहे हैं, यदि किसान यही मक्का पहले से करार करके उगाते तो यदि 1600, 1800 रुपये या 1900 रुपये जो बाज़ार भाव है या जो MSP का भाव है उस पर वो तय पहले से करार होता तो निश्चित रूप से उनको उतना मूल्य मिलता जी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो कमी है अभी बाज़ार की उसी के तरफ हमारे किसान भाई चिन्हित कर रहे हैं जी। और जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगा तो निश्चित रूप से आप देखेंगे जब किसान उस तरह का करार करेंगे। और एक तरह से अभी आपने एक और भी बात कही कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उससे किसान डरे हुए हैं जी। कुछ जगह ये प्रश्न उठाया जाता है और ये बात मैं जरूर कहूँगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर को गलत निगाह से देखने की जरूरत नहीं है जी। और बार बार ये कहा जाता है सभी जो भी विद्वान लोग हैं और जो कृषि को समझते हैं कि जब तक कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं आएगा और जब तक पैसा गांव में नहीं लगेगा, खेती में नहीं लगेगा जी, तब तक खेती का विकास नहीं होगा। यानी प्रतिस्पर्धा जो है तभी हम मान सकते हैं इसमें इजाफा होगा और ज्यादा लाभ आपको आने वाले समय में मिल सकेगा। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं जयपुर राजस्थान से। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार जी नमस्कार, सवाल पूछ सकते हैं आप। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए अधिनियम बनाया ना, उसके लिए किसान को कहाँ संपर्क करना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा? चलिए बिल्कुल, सवाल इनका ये कि जो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, किसान जो है कहाँ संपर्क कर सकता है इसके लिए डॉक्टर AK सिंह? देखिए ये तो अभी किसान जैसे एक तो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, कृषि उत्पादक समूह 10,000 पूरे देश में बनने हैं जी, वो सरकार बनवा रही है। उसके जिलों के लिए जिलों का भी चिन्हीकरण कर लिया गया है और इन जिलों में जो जिले के अधिकारी हैं कृषि से संबंधित वो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स कंपनी बना रहे हैं किसानों के। तो जो उत्पादक संगठन बनेंगे जी, उसमें एक उत्पादक संगठन में 300 आदमी भी हो सकते हैं और 3,000 आदमी भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। तो इतने किसान मिल करके जब एक संगठन बनाएंगे जी, तो वो खुद तय करेंगे कि हमें क्या उगाना है और व्यापारियों से संपर्क भी, व्यापारी उनके पास आएंगे, व्यापारियों से करार होगा जी कि पूरे 10,000 किसान मिल करके इस वस्तु का उत्पादन करें।
या इस अनाज का उत्पादन करें, इस सब्जी का उत्पादन करें, और तब करार ये होगा, जो लिखित करार होगा जी, और जो भी प्राविधान है उसमें पहले से तय होंगे दोनों पक्षों में, व्यापारी में भी और जो उत्पादक संगठन है। और इसमें उत्पादक संगठन व्यापारियों को एक तरह से कह सकते हैं कि वो संचालित करेगा, न कि व्यापारी, यानी जो व्यापारियों की मनमानी है वो नहीं चलेगी, बल्कि संचालन जैसा आपने कहा जो उत्पादक संगठन है उनके पास होगा। और इसी में डॉक्टर वीरपाल, अगर देखा जाए जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है, जो लक्ष्य भी रखा है 10,000 नए FPOs का, किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे? क्योंकि हमारे यहाँ जो छोटे और मझोले किसान हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा है, जोत जो है वो लगातार छोटी होती जा रही है। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे में रह सकती है FPOs की? हाँ, जैसे आपको बताना चाहूँगा किसान भाइयों को, हमारे देश में 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं। जो पूरे हमारे देश का जितना भी एग्रीकल्चर एरिया है जिस पर हम खेती करते हैं जी, वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर 47.34% एरिया पर खेती करते हैं। लेकिन उनके पास जो फार्म प्रोड्यूस है वो थोड़ा अभी कम है। मतलब उनको फायदा देने के लिए ही ये, जैसे कि आपने बताया, किसान उत्पादक संगठन जो बनाए जा रहे हैं, ताकि उनका एक समूह बने और उनका जो फार्म प्रोड्यूस है वो बेचते समय एक आउटलेट के थ्रू बिके। मार्केट में जो भी रेट हो, उनका जो मतलब इंचार्ज होगा संगठन का, वो डिमांड करेगा कि हम अपने उत्पाद को इस रेट पर बेचेंगे। मतलब किसान को अधिक, ताकि मंडी में जो व्यापारी हैं उनकी मोनोपोली नहीं रहेगी किसान के आधार पे। जो किसान अपने उत्पाद का मूल्य मांगेगा, मतलब मुझे इतने पैसे पर कुंटल मिलने चाहिए, तो FPO के थ्रू यही होगा। इसीलिए संगठन बनाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी अपनी जब मर्जी करें वो मार्केट में बेचेंगे, जब मर्जी करें वो ना बेचें। तो इसलिए किसान अपने आधार पे अपना फसल का मूल्य बताएगा और इस आधार पे उनको अधिक मतलब अपनी उपज का उचित दाम मिलेगा। और इसीलिए वो FPO बनाए जा रहे हैं, जो पूरे देश में 2024 तक लगभग 10,000 बनाने हैं और 500 के आसपास हमारे देश में भी संगठन बन भी चुके हैं। कुछ 1-2 संगठन ने काम करना भी शुरू कर दिया है। तो इस आधार से ये बनाए जा रहे हैं। इन पे किसानों को बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए भी लोन की फैसिलिटी भी है। केवल 4% पर उनको लोन मिलेगा और उनको अपना जैसे कोल्ड स्टोरेज है, इस टाइप की भी फैसिलिटी डेवलप कर सकते हैं किसान, ताकि जब उनको उचित रेट का समय मार्केट में आए वो अपने प्रोड्यूस को बेच सकते हैं। जी, तो देखिए जो ऋण की सुविधाएं हैं वो बेहतर ढंग से आपको मिल सकेंगी, और ना सिर्फ एक देश एक बाजार, बल्कि FPO के जरिए एक जिला एक उत्पाद, इस दिशा में हमारे जो किसान हैं आगे बढ़ेंगे, जिससे जो उपज है वो बेहतर निकलेगी, गुणवत्ता युक्त निकलेगी, साथ ही जो मांग है उसकी भी पूर्ति यहाँ पर हो सकेगी। इसके साथ ही यहाँ डॉक्टर AK सिंह, अगर देखा जाए MSP को लेकर कई तरह की जो भ्रांतियां हैं वो भी फैला दी गई कि जो MSP व्यवस्था है वो खत्म हो सकती है, किसान उस वजह से नाराज भी हुए। लेकिन ये समझना जरूरी, जो अगर हम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करते हैं, कितना जरूरी है कि किसान इस बात को समझे कि ये व्यवस्था खत्म नहीं होगी? नहीं, सरकार की तरफ से बार बार ये घोषणा की गई है, स्पष्टीकरण दिया गया कि एक्ट जो 3 बने हैं वो अलग हैं और MSP का विषय अलग है। जी, जो एक्ट 3 सरकार ने प्रस्तुत किया है या पास किया है, उसमें वो MSP से लेना देना उसका नहीं, वो दूसरे विषय हैं। MSP एक प्रशासनिक निर्णय है जो कि सरकार ने लिया हुआ है जी, और किसानों को एक तरह से सहयोग करने के लिए MSP का सरकार ने प्रावधान किया था जी, वो संचालित है और संचालित रहेगा। सरकार का ये भी कहना है कि APMC के जो बाजार मंडियां हैं वो भी बनी रहेंगी जी, बल्कि सरकार उनको और भी सुदृढ़ करेगी। बिल्कुल, और सुदृढ़ इसलिए करेगी कि वो संरचना के रूप में प्रयोग में आए। ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जैसे स्कूल कॉलेजेस सरकार ने बनाए हैं जी, तमाम और जो सरकारी सुविधाएं जो मंडियां सरकार ने बनाई हैं, उसी तरीके से ये जो APMC के मार्केट्स हैं उनको एक संरचना के रूप में देखा जाना चाहिए, उनका प्रयोग इसके लिए होना चाहिए जी। और उसमें जो टैक्सेशन वगैरह की जो पहले व्यवस्था थी कि APMC मार्केट्स में कई जगह 7% 8% तक किसानों से टैक्स लिए जाते थे, अभी भी लिए जा रहे हैं। तो उससे किसानों को बचाने के लिए भी
सरकार ने नए प्राविधान किए हैं जी कि कहीं भी किसान बेचे कोई भी टैक्स उसको देने की, सीधे तौर पे भी हम देखें तो जो शुल्क है कोई भी शुल्क किसान से नहीं लिया जाएगा। और देखिए यही करीबन अगर देखा जाए 6 से 8% है जो पहले किसान को देना पड़ता था जब आप मंडियों का रुख करते थे, अब वही जो है वो सीधे तौर पर बचेगा। तो उससे आपकी जो आमदनी है उसमें इजाफा होगा ही, साथ ही आपके पास और बेहतर विकल्प होंगे जहां भी आप चाहें अपने उत्पाद को बेच सकेंगे। आगे भी इस बारे में आपको और विस्तार से हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपने ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका ये बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई ना जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाए और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं हमारे जो नए कृषि कानून हैं उनके बारे में, और किस तरीके से देखिए कीमत आश्वासन और कृषि सेवाओं पर करार अधिनियम जो है 2020, इसको लेकर जो किसान हैं कितना जागरूक हैं, कितना सजग उनको होना होगा और क्या लाभ इसके जरिए मिल सकता है, इस बारे में लगातार जो विशेषज्ञ हैं आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? बाबूजी एक जानना चाह रहे थे बंदा जी। बाबूजी जैसे लिख रहा था कम से कम जमीन पे 1,60,000 का लोन मोदी जी कह रहे थे जी केसीसी में, तो ये लोग देते नहीं। अगर मान लो 1 बीघा 2 बीघा जमीन हो तो कहते हैं भैया 10-15 हजार का देंगे हम। यानी जो ऋण की सुविधा है वो बेहतर ढंग से नहीं मिल पाती है आपको, बेहतर तरीके से नहीं मिल पाती। तो इसके लिए क्या आपको लगता है जो आपके निकटतम स्तर के जो बैंक हैं वहां पर परेशानी है? जी महाराज जी। जी, जो आपके निकटतम जो बैंक है वहां भी आपको लगता है किस तरह की परेशानी रहती है उनको जब सुविधाएं देने की बात की जाती है तो? हाँ चलिए महाराज जी का ये सवाल यहाँ डॉक्टर बीरपाल आपसे समझना मैं चाहूंगा, क्योंकि जब कृषि अर्थशास्त्र की भी हम बात करते हैं, ऋण जो है हमारे किसान लेते भी हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, लेकिन खासतौर से जैसा उन्होंने बताया भी कि केसीसी के आधार पर भी अगर देखा जाए तो ऋण मिलना चाहिए, और उसके अलावा भी सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन अगर मनमानी की बात की जाती है, बैंकों की हम बात करें, क्या उसके ऊपर किसी तरह की निगरानी आवश्यक है कि जो एक किसान है उसको ऋण की आवश्यकता है तो वो जल्द से जल्द ऋण मिल सके उसको? नहीं देखो, ये तो आपको किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, ये तो आपको फैसिलिटी आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है, वो तो होगा ही करीब करीब सभी के पास है। तो आप बैंक में जाइए, आपकी कोई हालांकि फॉर्मेलिटी की आवश्यकता इस सरकार ने हटा दी है सारी करीब करीब, लेकिन कोई मामूली जैसे आपका पहले का लोन चालू हो
या आप ऐसा कुछ पहले से आप टाइमली अपने पेमेंट पैसा जमा ना किया हो, या ऐसी कोई बात रही होगी। अदरवाइज तो किसान के लिए ओपन है, ऐसा भी बैंक खुले हैं, आप जाइए अपना क्रेडिट कार्ड दिखाइए और अपने आधार पर लोन लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ही है 1,60,000 करोड़ तक तो 60 लाख तो वैसे ही आपको किसानों को मिलेगा जी। तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई बात रही होगी, ठीक है, आप ऐसी कोई बात नहीं है, आपको लोन मिलेगा 100% मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है जी। बिल्कुल, देखिए आप ऋण के लिए आवेदन दे सकते हैं और यहाँ भी देखिए जो हमारे किसान उत्पादक संगठन हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर आप मिलकर ऋण के लिए भी आवेदन करेंगे तो जल्द ही शायद आपको जो ऋण है वो मिल सकता है। लेकिन खासतौर से डॉक्टर ए.के. सिंह, अगर हम देखें ना सिर्फ जो कॉर्पोरेट क्षेत्र की बात लगातार कर रहे हैं और कृषि के विकास के लिए जिसे आवश्यक भी माना जा रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा जो आएगी, लेकिन अभी तक एक ऐसा बाजार जो कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारा कृषि का बाजार, क्या माना जाए कि यहाँ पर उतना ध्यान नहीं दिया गया आपसे पहले जितनी सरकारें आई? देखिए, जैसे सरकार ने तमाम तरह से बीच बीच में सुधार होते हैं और जो कृषि अर्थव्यवस्था में सुधार 1991 में हुए, उस समय भी कृषि अछूता रह गया था जी। आर्थिक दिशा में तो सुधार हुए, तमाम अध्यादेश आए और सब देश आगे बढ़ा, लेकिन कृषि में सुधार नहीं हुए जी। लेकिन 2014 से इस सरकार के आने के बाद से ही यदि आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मंडी की बात हो जी, बिल्कुल, या जो मंडियां थी करीब 22,000 से अधिक जो छोटे छोटे हॉट्स थे जी, उनको सुदृढ़ करने की बात है, उनका विकास करने की बात है, स्टोरेज को बढ़ाने की बात है जी। क्योंकि जब बाजार की बात करते हैं तो बिना स्टोरेज के बाजार बढ़ता नहीं है। तो स्टोरेज के ऊपर भी सरकार ने विशेष स्कीम ला करके किसानों को दिया जी। और अब जो सरकार ने बाजार के ऊपर ये जो तीनों ही बाजार से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि वन कंट्री वन मार्केट, जैसे एक देश एक बाजार की बात है जी, या जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी बाजार के तरफ से ही, बाजार को ही केंद्रित खेती है। बार बार भी हम कहते हैं कि यदि खेती को सफल होना है, किसान को सफल होना है, तो बाजार में जो जरूरत है उसी का उत्पादन करें। तो सरकार ने इस बात को अपने ध्यान में रखा, किसानों की मांग को सुना और ये विचार करते हुए ये अधिनियम आए जिसमें एक बाजार, पूरे देश में एक बाजार हो जी। किसी को कहीं बेचने खरीदने में कोई प्रतिबंध ना हो, चाहे अपने घर से बेचना चाहता हो, अपने खलिहान से बेचना चाहता हो, अपने गोदाम से बेचना चाहता हो, जहाँ प्रोसेसिंग हो रही है वहां से बेचना चाहता हो। तो ये बाजार का प्राविधान देश में सरकार ने किया, एकदम खुला बाजार इसको कहते हैं जी, कृषि को कर दिया। दूसरा, सरकार ने जो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस बात की तरफ किसान को उत्साहित करेगा कि किस फसल का उत्पादन करें और किसका उत्पादन न करें जी। बिल्कुल, क्योंकि किसान जब अकेले निर्णय लेता था तो उसको कठिनाई थी, बाजार के बारे में पूरा जानता नहीं, पूरा देश के बारे में जानता नहीं जी। तो ऐसे में जब कोई व्यापारी आएगा उसके पास, वो बताएगा कि इस राज्य में आप जो यहाँ पे उगा पाओगे वहां पे इसकी मांग है जी, तो उसके अनुसार किसान उगाएगा। तो वहां पे जब इसका उत्पादन जाएगा तो वहां पे अच्छा मूल्य मिलेगा किसान को, उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, और ये भी तय है कि पहले से मूल्य तय होगा, तो पहले से निर्धारित मूल्य मिलेगा, जो अधिक मूल्य की फसल है वो उगाने का मौका मिलेगा। और जो सरकारी ऋण है या एक कंपनी है जो कि आपको बराबर सहयोग करेगी, ज्ञान भी प्रदान करेगी और जो कृषि का निवेश है वो भी देगी, और जो प्रोसेसिंग की फैसिलिटी है वो भी उपलब्ध कराएगी, स्टोरेज की भी फैसिलिटी उपलब्ध कराएगी जी, जो कि एक छोटे किसान के बस में नहीं था। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि कारपोरेट सेक्टर को आना जी, बाजार को खोलना और जिससे कृषि में निवेश आए जी। आज हमने जब ये कोरोना का समय आया तो 2 ही 3 विषय थे किसान के पास और खेती के पास जी। बिल्कुल, एक तो स्टोरेज की समस्या सबने देखी कि भाई फूल उत्पादन हुआ, कहीं स्टोरेज करने की जगह नहीं है, सब्जी उत्पादन हुआ, स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, पेरिसेबल आइटम जी हाँ। और दूसरी बात है कि बाजार नहीं है। तो 2 विषयों पे बराबर ये चिंता थी, सबकी चिंता थी, पूरे देश में जो लोग भी संबंधित हैं और किसान को तो थी ही, उनको इस समस्याओं से जूझना पड़ा। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जो कठिनाइयां बीच में आई हैं जी, उससे निपटने के लिए सरकार ने ये प्रावधान किए जी।
ये जो दोनों अधिनियम आए। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर समस्या डॉक्टर वीरपाल शायद और भी रह सकती हैं। अगर हमारे जो किसान हैं वो फसलों का करार करते हैं लेकिन वहाँ पर किसी तरह की शिकायत होने लगती है, कहाँ वो कर सकते हैं? इसके लिए क्या कुछ प्रावधान रखा गया है कि उनकी जो शिकायत है वो कौन सुनेगा, कहाँ उनकी सुनवाई हो सकेगी? हाँ देखो, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो जैसे हमारा किसी व्यापारी के साथ में कोई करार हो गया, कृषि करार हमने कर लिया और उसको हमने अपनी उपज का रेट तय कर लिया, लेकिन बीच में कोई इस तरह के डिस्प्यूट्स मतलब झगड़े वाली बात कोई आती है तो वहीं लोकल आसपास ही एसडीएम के यहाँ किसान भाई अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और वो विद इन मंथ उसी जगह पे उसी लोकल एरिया में ही आपकी शिकायत का निपटारा होगा और आपको हर तरह से सिक्योर मतलब सुरक्षित रखते हुए आपकी उपज का वहीं पर निपटारा होगा और वहीं आपको सारा माल उसके थ्रू जो बिकेगा उसका आपको पैसा प्रॉपर मिलेगा। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाई लोकल आधार पर एसडीएम के यहाँ कंप्लेंट होगी और विद इन मंथ आपका निपटारा होगा, आपकी उपज के पूरे पैसे आपको दिए जाएंगे। जी अच्छा, दूसरे जैसे आप बता रहे थे अभी कि एपीएमसी के थ्रू जैसे हम पहले बेचते थे, हर तरह से किसान के फायदे के लिए ये जो एक इसके साथ साथ हमने एक दूसरी व्यवस्था जो बनाई है, राज्य या राज्य के बाहर किसान कहीं भी अपनी उपज को बेचने के लिए किसी भी बाधा से मुक्त होते बेच सकता है। अच्छा, फिर कृषि मंडी के अतिरिक्त फार्म गेट, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बता, किसान अपने खेत पर या कोल्ड स्टोरेज पर या प्रोसेसिंग यूनिट पर भी अपना व्यापार कर सकता है और अपनी फसल को बेच सकता है। अभी मैं एक इधर यूपी में गया था, मैंने देखा एक गांव में एक दो तीन व्यापारी ट्रैक्टर ले लेके गांव में घूम रहे थे कि भाई हम आपकी फसल को यहीं लेने के लिए तैयार हैं और वो धान को बेच भी रहे थे। यानी फार्म गेट पर सुविधा जो है वो मिल सकेगी। हाँ बिल्कुल मिल रही है, मिल सकती है। ये बड़ा फायदा देखिए हमारे किसानों को मिल भी रहा है। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं राजेंद्र जी? आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, बढ़िया आ रही है जी, बढ़िया आ रही है जी। आपकी भी आवाज हम तक पहुंच पा रही है, सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरह एमआरपी सरकार सरकारी खरीद बंद कर रही है, आप उसी का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। यूपी बिहार में इन्होंने 2006 में बंद कर दिया, तो वहां बिल्कुल देखिए राजेंद्र जी, वो 900 जी जो सरकारी खरीद है, देखिए खासतौर से एमएसपी की अगर बात की जाए तो लगातार सरकार ये स्पष्ट करती रही है कि ये व्यवस्था जारी रहेगी, बंद नहीं होगी। खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा, किसानों को आह्वान भी किया कि इस तरह की बहकाऊ बातों में आप ना आए। तो आपको भी देखिए जरूर समझना होगा। और इसके पीछे के अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए, यहाँ डॉक्टर वीरपाल आपसे मैं समझना चाहूंगा कि एमएसपी के पीछे का जो अर्थशास्त्र है, आखिर क्यों जरूरी होता है एमएसपी? मैं चाहूंगा अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए। नहीं देखो, जो किसान का इनपुट लगता है कोई भी फसल उगाने में और उसका 1.5 गुना प्लस करने के बाद उस एमएसपी निर्धारित की जाती है ताकि किसान को उनकी जो उपज है उसका उचित दाम मिल सके। इसलिए हम इसको निर्धारित करते हैं एमएसपी को। और ये जैसे अभी आपने हमारे किसान ने पूछा है कि ये एक एपीएमसी के थ्रू पैरेलल व्यवस्था है, इसमें एमएसपी भी जारी रहेगी और किसान को कोई भी बात चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, एमएसपी कंटिन्यू रहेगी। आप किसान फ्री हैं, एपीएमसी के थ्रू माल बेचें या आप मंडी से बाहर बेचें, वो आपकी मर्जी है। तो एपीएमसी के थ्रू बेच सकते हैं और उसमें जो आपकी एमएसपी है वो कंटिन्यू रहेगी। उसमें जैसे आपने भी बताया, मैं भी बता रहा हूँ। और खासतौर से जो जन वितरण प्रणाली के तहत भी ये जरूरी है कि अब हम लगातार सरकार जो है खरीद करती ही है। हाँ बिल्कुल, तो ये व्यवस्था कंटिन्यू रहेगी। ये तो एक एपीएमसी की पैरेलल व्यवस्था की गई है ताकि किसान फ्री हो अपना माल बेचने के लिए। यानी कि विकल्प और दे दिया गया है। हाँ, विकल्प एक और दे दिया गया। जैसे कि मैंने अभी बताया है कि किसान को डायरेक्ट हम निर्यातकों, प्रोसेसिंग यूनिट या संगठन रिटेलरों के साथ डायरेक्ट संबंध करा रहे हैं ताकि ये बिचौलिए बीच से निकल सकें और किसान को उनकी उपज का उचित रेट मिल सके। जी बिल्कुल। और देखिए खासतौर से अगर देखा जाए डॉक्टर ए.के. सिंह, जो कृषि है राज्यों का विषय है, राज्य सरकारों पर भी काफी हद तक निर्भर करता है कि किस तरह की जो योजनाएं वो संचालित करती हैं, किस तरह की सुविधाएं जो हैं वो किसानों को देती हैं। लेकिन केंद्र सरकार हम मान सकते हैं सीधे तौर पर मंशा यही कि किसानों का भला हो, किसानों के हित में लगातार फैसले लिए गए। नहीं, ये तो आपका कहना एकदम सही है कि जो कृषि है प्रदेशों का विषय है, राज्यों का विषय है जी। और इसीलिए एपीएमसी के मार्केट रहेंगे नहीं रहेंगे या रहेंगे, ये राज्यों को निर्धारित करना है। और जैसे बिहार ने 2006 में ही एपीएमसी बाजार हटा दिया था जी, और खुला बाजार उन्होंने रखा हुआ है अपने किसानों के लिए।
लेकिन दूसरे जगह पर एपीएमसी के बाजार हैं, अन्य राज्यों ने रखा हुआ है और वहाँ से खरीदारी होती है। खास करके जो पंजाब के हमारे किसान थे जी, यहाँ की मंडियाँ ज़्यादा मजबूत हैं, हरियाणा की ज़्यादा मंडियाँ हैं। यानी आवश्यकता के अनुसार हम मान सकते हैं। देखिए जो बदलाव हैं वो किए जाते हैं और ख़ासतौर से जो फिलहाल ये जो मॉडल लिया गया, इस बारे में भी कई भ्रांतियाँ फैला दी गई कि अमेरिका या यूरोप की हम बात करते हैं तो वहाँ पर इस काफ़ी बड़ा जो है विफलता रही थी इन मॉडल को लेकर। लेकिन आवश्यकताएं देखिए हर जगह अलग हैं और जहाँ जिसकी आवश्यकता है कोशिश यही कि उसकी ही मांग जो है हम पूर्ति कर सकें और उस बेहतर लाभ जो है उस अवसर पर किसानों को मिल सके। इसके लिए लगातार जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है केंद्र सरकार द्वारा भी, और आने वाले समय में भी और ज़्यादा फायदा जो है इसके जरिए किसानों को भरपूर कोशिश की जा रही है ज़्यादा लाभ मिल सके। आगे भी इस बारे में आपको हम जानकारी देते रहेंगे, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं हेलो किसान और आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं कीमत आश्वासन और उसके साथ साथ कृषि सेवाओं के करार की बात की जाती है। अधिनियम 2020 है, यानी कानून जो है इसके लिए अब कानून हमारे पास है और करार के क्या फ़ायदे हो सकते हैं ये पहले हमारे किसानों को समझना होगा। साथ ही उनकी फसल का जो उचित मूल्य है वो उनको मिल पाए, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। इस बारे में और अधिक जानकारी के लिए जो दर्शक हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चंदन शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं चंदन जी? जी सर, हमारी धान नहीं बिक पा रही। धान नहीं बिक पा रही है। कन्नौज से आप हमसे जुड़े हैं? जी जी, कन्नौज से। तो आसपास आपकी जो मंडियां हैं वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रही या दूर दराज में कहीं मंडियां आपको मिलती हैं? नहीं नहीं, पास में ही मंडी है लेकिन वहाँ पे खरीदारी नहीं चल रही है। अभी खरीदारी नहीं हो रही है। चलिए बिल्कुल। क्या एक बेहतर विकल्प या समाधान के तौर पर अगर देखा जाए डॉक्टर सिंह, ऐसे में हो सकता है कि अगर इनको क्या इनको करना चाहिए? देखिए, ये तो स्थानीय समस्या बता रहे हैं कि वहाँ की मंडी में खरीदारी नहीं हो रही है। तो अभी तो तत्कालिक बात ये कही जा सकती है, जो दूसरी बगल की मंडी है वहाँ पर ये देख लें जी कि अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। और यही कहा जा सकता है जो कन्नौज से हमारे किसान भाई हैं, अभी तो इनकी तत्कालिक समस्या धान की है, लेकिन जो व्यवस्थाएं इसमें अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हो रही है जी, उसमें शायद इस तरह की समस्या नहीं आए जैसा ये कह रहे हैं। और दूसरा जो फर्रुखाबाद और कन्नौज का पूरा इलाका है वो आलू के लिए जाना जाता है, सब्जियों के लिए जाना जाता है। तो उन फसलों पर
आप देखेंगे तो कोल्ड स्टोरेज के सिस्टम्स भी डेवलप्ड हैं जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर। तो वो वहाँ के किसान जो मूलतः जो आलू की खेती करते हैं स्टोरेज कर पाते हैं और जब मूल्य अच्छा बाजार में होता है तभी बाजार में निकाल करके बेचते हैं जी। धान चूंकि इस समय घट रहा है तो स्वाभाविक रूप से बाजार में दाम उसका कम मिलेगा, मूल्य कम मिलेगा इस समय। तो यदि स्टोरेज की फैसिलिटी इनके पास है तो कुछ दिन रोक के यदि रखते हैं तो मुझे लगता है कि बाद में उनको अच्छा मूल्य मिल सकता है, बाजार से मिल सकता है। जी बिल्कुल। यहाँ डॉक्टर बीरपाल आपसे भी समझना चाहूँगा, अब जैसे कि विकल्प जो है वो तो डॉक्टर ए.के. सिंह ने यहाँ सुझाया, लेकिन जब हम स्मार्ट फार्मिंग की बात करते हैं, स्मार्ट मार्केट की हम बात करते हैं, तो कितना ज़रूरी कि जो किसान है वो भी समझे और जो परंपरागत फसलें हैं उन्हें छोड़कर जो दूसरे फसलें हैं उनका चयन करें जिसका बेहतर भाव जो है उनको बाजार में मिल सकता है। हाँ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, मैं बता रहा हूँ, ई ट्रेडिंग के जरिए भी वे अपने माल को बेच सकते हैं जी। ई ट्रेडिंग के जरिए वो देख सकते हैं किस मंडी में, आसपास की किस मंडी में धान क्या रेट बिक रहा है, और आप वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, व्यापारी भी आ सकते हैं आपके पास, और आप भी जैसे कि राज्य के बाहर आप अपने माल को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आप ई ट्रेडिंग के बेच सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई करार जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसका यही तो फायदा है कि व्यापारी खुद आएगा, वो बताएगा आप ये फसल लगाइए, इसकी डिमांड है और इसका हम इस आधार पे आपके उत्पाद का रेट भी तय होगा, आपको कोई बेचने की कोई चिंता नहीं रही। तो और पैसा भी उसका कुछ आपको, जैसे कि मैंने बताया, इनपुट जो भी हैं जैसे खाद है, बीज है, पानी है या लेबर है, इनके पैसे भी आपको एडवांस में मिलेंगे और रेट की भी आपको कोई चिंता नहीं होगी। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा यदि आप इसको करें, कृषि करार करें, तो मेरे हिसाब से आप ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं और उठाना भी चाहिए। जैसे मैं कहूँगा कि भाई जैसे हमारे देश की जैसे बात चल भी रही है, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल, इसलिए किसान को इस सरकार का, हमारी वर्तमान सरकार का, केंद्र सरकार का ये इरादा है कि हम किसान को भी आत्मनिर्भर बनाए, तभी हमारे देश का आत्मनिर्भर बनने का मतलब सपना पूरा होगा। इसलिए किसान को चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है और आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करिए और आपको फसल के उचित दाम मिलेंगे। और ये बाजार चल रहा है और लोग बाग व्यापार में आने, तो ई ट्रेडिंग के थ्रू आप भी पता कर सकते हैं इस बात का। जी बिल्कुल। और खासतौर से डॉक्टर ए.के. सिंह, जब हम बात करते हैं कि जो अलग अलग संभावनाएं हमारे सामने है, पूरा खुला बाजार हमारे सामने, तो ये बाजार सिर्फ घरेलू बाजार नहीं है बल्कि अगर वैश्विक बाजार की भी अगर बात की जाए, इस दिशा में भी किसान आगे बढ़ सकता है। अगर हम किसान उत्पादक संगठन में अगर हमारा किसान जुड़ा हुआ है, अच्छी उपज हो रही है, गुणवत्ता युक्त उपज हो रही है, तो हम ना सिर्फ निर्यात की स्थिति में भी आ सकते हैं और बेहतर बाजार जो है वो होगा तो जाहिर तौर पर बेहतर भाव उसका हमें मिल सकेगा। नहीं, निश्चित रूप से ये जो आप बात रख रहे हैं, क्योंकि बाजार केवल अपने देश में ही नहीं है और जैसा हम जानते ही हैं कि प्रति वर्ष करीब 30,000 करोड़ रुपए की बासमती हम विदेशों में भेजते हैं जी। जो मसाले हैं हम विदेशों में भेजते हैं जी। और तमाम तरह के, खास करके मछली है, चाहे मीट के ऐसे उत्पाद हैं जो कि हम विदेशों में बहुतायत भेजते हैं। इसकी संख्या और इसकी मात्रा और बढ़ाई जा सकती है और उन देशों में क्या जरूरत है, किस चीज़ की मांग है, और वो निर्यात की संभावनाएं तलाशते हुए जी। और जो बीच में जो व्यापार होता है आम किसान नहीं कर पाता है, स्वाभाविक सी बात है। एक किसान से कहें, 2 किसान से कहें, 10 किसान से नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब किसानों का बड़ा समूह होगा, 10,000 5,000 किसान एक साथ जुड़ेंगे और बीच में कोई एक व्यापारी समूह हो जी, जो कि उन देशों से बात करके और समझौते को तय कराएगा, तो निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी। और अभी बहुत सारा कह सकते हैं कि संभावनाएं अभी हैं जिसको हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और ख़ास करके जो अभी आप बात कर रहे थे कि जो डाइवर्सिफिकेशन के विषय हैं, खास करके जो अन्य फसलें लगाने की बात है जी, कोई सब्जी की खेती करे, कोई मशरूम की खेती करे, शहद का उत्पादन करे, और जो विविधीकरण की बात है उससे किसानों की समस्याओं का निजात बहुत तक मिल सकता है। और इसके साथ ही उद्देश्य भी यही कि जो किसान की आय हो दुगनी हो सके इसके जरिए, और आमदनी को आय करने के लिए पशुपालन और ये जो इतने दूसरे तरह के उद्यम हैं जो सहायक उद्यम हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये ज़्यादा योगदान देंगे जी। धान गेहूं से ज़्यादा योगदान उत्पादन खाने के लिए जरूरी है, फूड सिक्योरिटी के लिए, लेकिन आय के लिए भी स्रोत, लेकिन आय के लिए जो स्रोत है और जो हमारे अध्ययन बताते भी हैं
कि ज़्यादातर आय जो आ रही है किसानों को इन क्षेत्रों से आती है। डॉक्टर बीरपाल, आप भी इस बात से सहमत होंगे पूरी तरीके से? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे डॉक्टर साहब, ये बात सही है। साइड बाय साइड जो भी हमारे बिजनेस हैं, जैसे पशुपालन है, साथ में कोई भी मुर्गी पालन है, इस टाइप यदि हो सकता है तो ऐसा संभव है तो यदि किसान साथ में कोई उसका व्यवसाय भी करे साथ में, तो एक मतलब उससे डबल इनकम हो सकती है किसान की समय पर, और वो साइड में दूसरा व्यवसाय करे तो तब भी फायदेमंद है। तो देखिए, आपको और जागरूक होना होगा, सजग होना होगा, तभी हम मान सकते हैं कि जो आपकी आमदनी है ना सिर्फ दोगुनी बल्कि उससे भी ज्यादा आप बढ़ा सकते हैं। और जो नए कृषि कानून आए हैं वो यही सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसान का जो हक है वो उसको मिल सके, और अधिकार जो है और बेहतर ढंग से किसान जानेंगे तो अपनी आमदनी को बढ़ा पाएंगे, इस देश को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। फिलहाल आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज जाना आपने इस कृषि कानून के बारे में। अब चलिए हमारा जो अगला विषय है यानी कल का, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। कल खासतौर से हम बात करेंगे पर्यावरण सुरक्षा के बारे में, और बात होगी चने में समसामयिक कृषि कार्यों की। तो जाना आपने कल के विषय के बारे में भी। अब चलिए, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर सकते हैं, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। अब बारी है आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प की। आप दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए। ये नंबर है 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये लाइन्स खुली हुई हैं, इस पर भी आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। कोशिश हमारी यही, इस पर भी जो आपके सवाल आते हैं उनको शामिल करें, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। फिलहाल आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।